सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और क्या लोकल बॉडीज़ होने जा रहे हैं मुल्क में, यानी क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ रिलक्टेड नज़र आती हैं इस इक़दाम को लेके, और PTI की मुस्तकबिल में क्या स्ट्रैटेजी होगी अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे वज़ीर आज़म के साथ, तो जो उनकी जद्दोजहद है इमरान खान की रिहाई को लेके भी उसको उस हवाले से भी कोई पेशरफ नहीं होगी। इस वक्त प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब ने, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस हैं। बहुत शुक्रिया नैयर साहब, आप प्रोग्राम में जारी करें। बुखारी साहब, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। 2 दिन पहले वो शेड्यूल फिर वापस ले लिया गया। 2021 से बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी। आपका नून लीग के साथ मुआहदा भी हुआ लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। इसमें रुकावट क्या है? गवर्नमेंट है या इलेक्शन कमीशन? क्यों ताख़ीर हो रही है? मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है और वैसे भी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं प्राइमरीली ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, और 2021 से ये इलेक्शंस टेन्योर पूरा हो चुका। अनफॉर्चुनेटली जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने लोकल गवर्नमेंट को फंक्शनल नहीं रहने दिया। मुझे याद है कि उस वक़्त के मेयर और बाकी लोग हमें मिले भी, मेरी क़यादत को भी आके मिले, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो है डिसफंक्शनल कर दिया था उनको। फिर टेन्योर जब पूरा हुआ तो अंडर दी इलेक्शन लॉज इलेक्शन करवाए जाने चाहिए थे, विदिन प्रेस्क्राइब टाइम वो भी नहीं करवाए। फिर समहाउ 2022 में रिजीम चेंज हो गई और फिर ये लॉज अमेंड करते रहे और नए लॉज को सामने लाते रहे। अल्टीमेटली क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन करवाने हैं वो इलेक्शन लॉज, जो प्रोविंशियल इलेक्शन लॉज है उसके मुताबिक करवाने हैं, और अभी उन्होंने शेड्यूल दे के फिर एक नई अमेंडमेंट की तरफ वो चल पड़े। और फिर अभी जो नया लॉ आया कि नॉन पार्टी इलेक्शंस होंगे। आई डोंट नो ये पंजाब गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी। जो हमारे साथ मुआहदा था और हमने ये इशू रेज़ किया प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग में भी कि आपका हमारे साथ मुआहदा था कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में जो लेजिस्लेशन होगी उस पर हमसे मुशावरत होगी, मेरी जमात से मुशावरत होगी, हमारे जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के मेंबर हैं और पार्लियामेंट्री लीडर्स से मुशावरत होगी, लेकिन वो मुशावरत नहीं की गई। और इसका जवाब इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, इसका जवाब तो पंजाब गवर्नमेंट दे सकती है और देना भी उनको चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेशुमार कुर्बानियाँ भी दी हैं, दीगर जमातों ने भी शायद अपने लेवल पर कुछ किया हो, लेकिन जमहूरी अमल जारी रहना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे अमल दरामद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके कहने का मतलब है कि गैर जमाती इंतखाबात दरामद होना चाहिए। ठीक, क्या गैर जमाती इंतखाबात होने चाहिए? क्योंकि लास्ट टाइम जब गैर जमाती इलेक्शंस हुए थे तो आपकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था, आपकी पार्टी को टारगेट किया गया था। उसके बाद फिर जो नेजर साहब वज़ीर आज़म बने, तो ये मुनासिब है ये सजेशन देना इस वक्त? देखिए जी, वो देखे ना जी, ये एक 1985 के इलेक्शन नॉन पार्टी इलेक्शन से वही ख़राबी की जड़ पैदा हुई, वही बुनियाद रखी गई करप्शन की, वो बुनियाद थी करप्शन की टू विन ओवर द मेंबर्स हैं जी। और किस तरह विन ओवर किया गया, क्या क्या उनको, मेरी कायद शहीद नज़ीर भुट्टो साहब ने कहा था कि चमक दिखाई गई। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल प्रोसेस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का इम्पोर्टेंट रोल है। 85 से पहले पॉलिटिशियंस वर नॉट करप्ट, उनको विन ओवर नहीं किया जा सकता था, लेकिन 85 के इंतखाबात ने पाकिस्तान का एक जमहूरी जो माहौल था उसमें बड़ी अजीब सी तब्दीली रूनुमा होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी इलेक्शन हो पार्टी बेस्ड इलेक्शन हो। अब ये देखें, ये प्रोविजन कि आप लड़ें इंडिपेंडेंटली और फिर आपको विदिन 30 डेज ज्वाइन अ पार्टी, इसका क्या मतलब हुआ? 30 डेज से पहले आप उनको जमाती बुनियाद पे करवा दें, और पहले लोकल बॉडीज़ इंतखाबात नॉन पार्टी बेसिस पे होते थे, फिर अंडर अमेंडमेंट ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस ऑन पार्टी बेसिस स्टार्ट हुए, ये रिसेंटली जो स्टार्ट हुए।
तो फिर उसमें से रिवर्ट बैक करने की क्या ज़रूरत है। इस पर मैं समझता हूँ कि ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ को और बोर्ड लेना चाहिए था। और ये सिर्फ एक जमात का मसला नहीं है, ये मुल्क के और पर्टिकुलर प्रोविंस के लोगों का मसला है। तो इसमें क्यों हेसिटेट किया जाए कि नॉन पार्टी इलेक्शन होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के असास जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ ही नुमाइंदे अपने भेजें। लेकिन आपने ये प्रोविजन क्यों रख दी कि ये आफ्टर विनिंग द इलेक्शन आफ्टर 30 days यू जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज सेंस इन इट। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको पार्टी बुनियादों पर ही इलेक्शन होने चाहिए। बुखारी साहब, अगर ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होते हैं तो उसमें पीटीआई बहसियत जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी क्योंकि इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन चल रहा है और उनका केस भी चल रहा है। तो ये तो फिर बहुत अजीबोगरीब सी कैफियत पैदा हो जाएगी कि एक बड़ी अपोजिशन पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर रखा जाएगा। नहीं, देखिए नहीं, यू आर पुटिंग क्वेश्चन अदर वे। नॉन पार्टी बेस हो गए तो उनके बंदे तो लड़ सकेंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बुनियाद पे हुआ तो फिर वो नहीं लड़ सकेगी, इसलिए कि दैट इज नॉट एन लिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज अंडर प्रोसेस ऑफ एनलिस्टिंग इट ना इलेक्शन कमीशन। तो अदरवाइज तो वो लड़ सकेंगे, इंडिपेंडेंटली लड़ सकेंगे। किसी हमने 1979 का इलेक्शन लड़ा, नॉन पार्टी बेस पे ज़ियाउल हक ने करवाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा था, तो हमने अवाम दोस्त के नाम पे इलेक्शन लड़ा था। हमारे नुमाइंदे 1979 में अवाम दोस्त के नाम पे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मुंतखब हुए थे। फिर भी उनको पसंद ना आया तो उन्होंने हमारे मेंबर्स को जो अवाम दोस्त की बुनियाद पर जीत के आए थे उनको डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी बेसिस पे होता तो शायद पीटीआई तो एनलिस्टेड पार्टी ही नहीं है, तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेगी। और अगर पार्टी बेसिस पे नहीं होते तो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी बुखारी साहब, क्योंकि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस फंसा हुआ है। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने इस इलेक्शन में कैसे हिस्सा लेना है। तो वो जी डोंट गो टू दैट साइड। ठीक, उनके कैंडिडेट इंडिपेंडेंटली दे कैन कंटेस्टेड ना। मैंने आपको मिसाल दी कि 1979 में हमने कंटेस्ट किए। ठीक ठीक, अभी पार्टी बेसिस पे होते हैं तो वो तो बिल्कुल कंटेस्ट ही कर सकेंगे, वो अपने कैंडिडेट पार्टी बेस पे फील्ड ही नहीं कर सकेंगे। और वो पॉलिटिकल पार्टी जी जिसकी एनलिस्टमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अंडर इलेक्शन एक्ट 2017 के होगी, वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट कर सकेगी। और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने ईयरली अपने अकाउंट सबमिट किए होंगे वो एलिजिबल होगी, और जिस पार्टी ने आफ्टर टेन्योर जो 4 साल या 5 साल है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए होंगे वो एलिजिबल होगी पार्टी सिंबल के लिए। ये तो लीगल प्रोविजन है। बुखारी साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जल्दज़िया ने जेल के अंदर और बाहर सियासी गुफ्तगू पे पाबंदी लगाई। चंद माह पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने इस जेल रूल्स को कलअदम करा दिया। कल फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये रूल्स बहाल कर दिए। जिन पाबंदियों का आपने सामना किया आज वही आपके मुखालिफिन के साथ हो रहा है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला सही है? देखिए, अभी मामला सब जुडिस है, फॉर एंड अगेंस्ट आर्गूमेंट बहुत साइड पे है। हम उसमें फरीक तो नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि जो प्रिजन रूल्स है उन पर अमल दरामद होना चाहिए। जो फैसिलिटीज़, जो प्रोविजंस, जो मैं समझता पाबंदियाँ प्रिजन रूल्स के मुताबिक है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि वो एक कानून है। कानून बनाना प्रोविंशियल असेंबली का काम है। बिल्कुल, अगर वो किसी ने कानून बनाया तो मैं समझता हूँ कि उस कानून को चैलेंज भी किया जा सकता है। लेकिन आई एम नॉट अवेयर कि ये प्रिजन रूल्स जो हैं या जब ये प्रिजन का कोई एक्ट या प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये उसमें ये फेडरल गवर्नमेंट ने तो कोई कानून साजी नहीं की, और ना ही फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में कोई जेल है। इस वक्त इस्लामाबाद में तो कोई जेल नहीं है, और मुझे नहीं समझ लगती कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो लॉ कैसे चैलेंज हुआ। अगर तो वो फेडरल लॉ था तो फिर तो वो चैलेंज हो सकता था, अगर वो प्रोविंशियल लॉ है तो वो फिर कैसे चैलेंज हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी बात यह है कि प्रिजन रूल्स बहुत पुराने हैं। कन्विक्टेड बंदे के क्या राइट्स है, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस है। बुखारी साहब, आपका वाज़ेह जवाब आ गया। आखिरी सवाल आपके लिए होना चाहिए जी। आपके लिए आखिरी सवाल ये कि चंद दिन पहले पीपल्स पार्टी में
CEC की मीटिंग हुई कि आप गवर्नमेंट को मज़ीद वक्त देंगे, और अगर आप फिर भी मुतमईन नहीं हुए तो क्या फ़ैसला करेंगे आप? देखिए जी, फिर इट्स अ प्री मेच्योर क्वेश्चन नाउ अगेन। हमने एक टाइम फ्रेम ये दिया कि हम आफ्टर अ मंथ वो ये प्रोसेस जो जिम्मेदारी हमारी लीडरशिप ने ली और जो यकीन दहानी कराई PMNN की क़यादत ने, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी एश्योरेंस दी थी, फॉर्चुनेटली उन दोनों मीटिंग में मैं भी मौजूद था, तो हम देखेंगे कि उस पर जो हमारा ओरिजिनल एग्रीमेंट था उस पर कितना अमल दरामद होता है। अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर हमारी CEC फैसला करेगी कि वे फॉरवर्ड हमारे लिए क्या होगा। अभी मैं इट विल बी प्री मेच्योर कि मैं आज कमेंट कर दूँगा हम ये कर देंगे। अल्टीमेटली कोई इंडिविजुअल फैसला नहीं करता, यूनिलेटरली फैसला नहीं होते, मेरी CEC फैसला करती है और CEC फैसला कर सकेगी तो हम एग्जामिन करेंगे कि जो कमिटमेंट्स किए उन्होंने ऑनर किए हैं, नहीं किए हैं, किस हद तक किए हैं, उसके बाद हम फैसला करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे। इस वक्त प्रोग्राम में अहमद बिलाल महबूब साहब ज्वाइन कर रहे हैं। सरबराह पिलडैट आइनी अमूर और कानून साजी के हवाले से बहुत अहम राय रखते हैं। पंजाब में दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शंस होने थे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर हो गया। बिलाल साहब, इलेक्शन फिर मुलतवी हो गए। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 6 मरतबा कानून तब्दील हुए, 2 बार हल्का बंदियाँ भी हुई। 2021 में बल्दियाती इदारों की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। सियासतदान बल्दियाती इलेक्शंस को जमहूरियत का असल चेहरा तो कहते हैं, लेकिन कोई इलेक्शन करवाता क्यों नहीं है? बहुत शुक्रिया। देखिए, उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि सूबाई हुकूमत को भी और सूबाई असम्बली के मेंबर्स को भी उनके कुछ मफादात वाबस्ता है कि अगर लोकल गवर्नमेंट ना हो तो लोकल गवर्नमेंट नहीं होती तो फिर वो जो लोकल गवर्नमेंट के लिए, लोकल डेवलपमेंट के लिए फ़ंड्स होते हैं वो भी इन मेंबर्स को मिल जाते हैं, या उनको कम अज़ कम ये मौका मिल जाता है कि वो फ़ैसला करें कि फ़ंड किस तरह से ख़र्च किए जाएंगे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में या उनके ज़िले में। और दूसरी बात यह है कि वो इख्तियारात जो मकामी तौर पे इलेक्टेड लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ना हो तो फिर वो इख्तियारात सूबाई असम्बली के मेंबर, कौमी असम्बली के मेंबर उस इलाके से मुंतखब वो करते हैं। और सूबाई असम्बली के भी इख्तियारात को कोई चैलेंज नहीं। सूबाई हुकूमत के जो इख्तियारात होते हैं, यानी फ़ंड की स्पेंडिंग के बारे में और उनकी प्रायोरिटीज़ के बारे में, वो भी फिर मकामी तौर पर मुंतखब लोग कोशिश करते हैं कि वो भी अपनी बात मनवाएं, तो उनको फिर वो भी ज़रूरत ही रहती। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सूबाई हुकूमतों का और मकामी हुकूमतों के दरमियान। अब चूँकि पावर सारी सूबाई हुकूमत के पास होती है, तो जिस हद तक मुमकिन होता है वो इंतखाबात नहीं कराते, और अगर कराने पड़ जाएं तो वो कानून बड़ा कमज़ोर होता है, तो साके सूबाई हुकूमत के पास, मकामी हुकूमत के पास कुछ ज़्यादा इख्तियारात ना हों और ज़्यादा फ़ंड भी ना जाए। ठीक है अहमद साहब, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के मुताबिक मुंतखब उम्मीदवारों को गज़ट नोटिफिकेशन के 30 दिन में सियासी जमात ज्वाइन करने की इजाज़त होगी। इसके बाद जमाती और गैर जमाती की एक नई बहस भी छिड़ गई है। हुकूमती रह इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। कल पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने इस हवाले से क्या कहा? जी अहमद बिलाल महबूब साहब, आपको ये लॉजिक सही लग रहा है? मैं इससे मुत्तफ़िक, और मेरा ख्याल अदालत भी मुत्तफ़िक ना हो, क्योंकि एक बार अदालत पंजाब में गैर जमाती इंतखाबात करार फैसले को कालादम करार दे चुकी है, और ख्याल ये है कि गैर जमाती इंतखाबात आइन से मुतसादिम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि गैर जमाती बुनियाद पे होंगे। मेरी उस स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर से बात हुई थी जो पंजाब असम्बली के अंदर जो ये कानून पास किया है, और उनकी भी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इंतखाबात गैर जमाती नहीं होंगे। ये लिखा हुआ किसी जगह पे गैर जमाती होंगे, और ये भी नहीं लिखा हुआ कि जमाती होंगे, लेकिन वाज़ेह हो कि चूँकि अब अल्फाज जो वहाँ पे लिखे हुए हैं वो ये हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं दे मे जॉइन ए पॉलिटिकल पार्टी विद इन 30 डेज़। तो मे से लगता है कि उनके पास एक इख्तियार है, वो करें और तो ना करें, यानी उनकी मजबूरी नहीं। पहले ही अल्फाज कुछ मुख्तलिफ थे, लेकिन आखिरी वर्शन जो पास हुआ उस पर तो अल्फाज हैं। तो मेरी
प्लानिंग तभी भी कि ये जमाती इंतखाबात नहीं होंगे और ये जमाती बुनियाद पर ही होंगे, लेकिन उनके तरीक़ेकार इलेक्शन का ये होगा कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में यूनियन काउंसिल के अंदर वोटर को सिर्फ वोट देने की जरूरत होगी कि 9 मेंबर के जो इलेक्ट होने, तो इसलिए वहाँ पे किसी एक पार्टी का सिर्फ एक मेंबर मुंतखब। ठीक है अहमद साहब, अगर इलेक्शन गैर जमाती हुए जैसा कि ये लिखा भी जा रहा है कि पीटीआई को मुमकिन तौर पे वाइट वॉश होने का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस अभी हल नहीं हुआ, तो वो फिर इसमें हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे। एक ऐसी सियासी जमात जिनकी एक सूबे में गवर्नमेंट है, कौमी असम्बली में सबसे बड़ी अपोजिशन है, इसे कैसे इलेक्शन से रोका जा सकता है या इंतज़ार करना चाहिए उनका केस हल करने का, क्योंकि ये एक जस्टिफाइड रीज़न है कि दे वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये मसला है कि उसमें मसला अभी हल नहीं हुआ। सूरत हाल में उस पार्टी को एक कॉमन सिंबल नहीं मिला था जनरल इलेक्शन के अंदर पीटीआई को। अब ही हो सकता है तो कॉमन सिंबल ना मिले क्योंकि पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, उम्मीदवार ये कह सकते मैं इस पार्टी से रखता हूँ, लेकिन उनका कोई कॉमन सिंबल नहीं था। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में कहा कि हम सिर्फ सिंबल की बात थी, हमने ये तो नहीं कहा कि पार्टी के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन अब मसला ये है कि पार्टी एग्जिस्टेड वो अभी तक इन डाउट है, वो उनके इलेक्शन को अभी तक तस्लीम नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, सूरत हाल तब्दील हुई, तो उसका में एक अनसर्टिनिटी ज़रूर है कि क्या वो बताओ पार्टी इलेक्शन का ले भी सकेगी नहीं ले सकेगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2024 के इलेक्शन में बावजूद इस इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी उन्हें कॉमन सिंबल पे, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए, सबसे ज़्यादा सीटें ली, तो मकामी सतह पे अभी वो ऐसा कर सकते हैं, लोगों को सीना या सोशल मीडिया के ज़रिए से पता चल जाएगा कि उनका उम्मीदवार कौन है। लेकिन अगर ये कानून ये है कि यूनियन काउंसिल के 9 मेंबर्स में से सिर्फ एक पार्टी का हो सकता है, तो वो मुश्किल होगी कि फिर वो बहरहाल जितने भी मकबूल हों मेंबर तो उनका एक ही होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है अहमद साहब, 26वीं तरमीम के हवाले से आप क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले हारून रशीद साहब आए प्रोग्राम में थे, सुप्रीम कोर्ट बार के नए सदर हैं, और जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो वॉज कंफर्टेबल इनफ कि पार्लियामेंट ने कानून साजी की है तो ठीक ही की होगी, और हिज पॉइंट ऑफ व्यू वाज वेरी अनलाइक ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू दैट मोस्ट ऑफ द लॉयर्स कम्युनिटी हैज़। तो वो मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन था कि वो इज़ कंफर्टेबल विद द फैक्ट जो 26वीं तरमीम में किया गया है। तो आप क्या फ़ैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर तो ये किसी तरीके से ये साबित हो जाए कि 26वीं आइनी तरमीम पास करते हुए आइनी जो प्रोसीजर है उसका ख्याल नहीं रखा गया, यानी लोगों को ज़बरदस्ती वोट दिलवाया गया या वोट पूरे नहीं थे लेकिन काउंट कर लिया गया, इस तरह की कोई बात अगर साबित करते हैं तो फिर ही ये आइनी तरमीम स्ट्राइक डाउन हो सकती है। वरना मेरे ख्याल में पार्लियामेंट की अगर पास हुई तरमीम है और मेरी उसके बारे में राय ख़िलाफ़ भी हो तो भी वो पार्लियामेंट ने पास कर दी है, तो आप उसको कैसे स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। या आइंदा चंद दिन में सूरत हाल वाज़े होगी, जब ये बात ज़रा पहली तो ये फैसला होगा कि इसका जायज़ा कौन सा फोरम ले सकता है, क्या वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही लेगा या फिर कोई फुल कोर्ट बैठेगी, और फुल कोर्ट बैठेगी तो वो 16 मेंबर्स की होगी या वो 24 मेंबर्स की होगी। तो ये अभी फ़ैसला होना बाकी है, उसके ऊपर फिर बाकी चीज़ों का दारोमदार होगा। तो मुझे ये लगता है कि 26वीं आइनी तरमीम का स्ट्राइक डाउन होने का इम्कानात कम है। और अहमद साहब, उन्होंने ये भी कहा कि आइनी अदालत बननी चाहिए, जजेस की मुद्दत कम से कम 70 साल तक होनी चाहिए। ये क्या ये दोनों ज़रूरतें आइनी हैं आपके मुताबिक? नहीं, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मुझे नहीं पता इस वक्त क्या गालबन 65 है रिटायरमेंट की एज जी, लेकिन अगर बढ़ाना चाहें तो 70 भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए। आफ्टर ऑल अमेरिका में तो वो ताहयात रहते हैं जज,
अनलेस कि वो खुद फैसला करें कि उन्होंने रिटायर होना है, वरना वहाँ पे तो रिटायरमेंट की एज नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ किस्म का एहतमाम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तक तो कोई, अब एक शुनीद है कि 27th अमेंडमेंट आने वाली है, अगर वो आएगी तो फिर पता चलेगा कि उसमें क्या कुछ है। अभी तो कुछ क्या लेकिन अहमद साहब, ये क्या साराइयों की बुनियाद पे आपसे बात करें, ये भी कहा जा रहा है कि आर्टिकल 200 में तब्दीली की जा सकती है और फिर जजेस की से कंसल्ट के बगैर उनकी ट्रांसफर्स हो सकेंगी। ये भी सही लग रहा है आपको? जी सही बात है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये इसका भी प्रेसिडेंट हमारे पास यहाँ पहले भी मौजूद था और हिंदुस्तान में तो अभी भी मौजूद है कि हाई कोर्ट के जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है और कॉन्सेंट ज़रूरी नहीं है। तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये तब्दीली कर देंगे तो ये भी हो सकता है, यानी ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ठीक है, हम उसको इतना भी रिजेंट करें, लेकिन ये बहरहाल दुनिया के कुछ हिस्सों में मौजूद है, जमहूरी मुल्कों में मौजूद है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। अमजद अली खान न्याई साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर टू इमरान खान है। बहुत शुक्रिया न्याई साहब आप ज्वाइन करें। 15 अक्टूबर को सोहेल आफरीदी ने वज़ीर आला का हल्फ उठाया, आज 24 अक्टूबर है, 9 दिन हो गए सूबा बगैर काबीना के चल रहा है। आप कहते हैं इमरान खान से मुलाकात कराएं, वो नहीं हो पाती, हालांकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी आया। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और आप इसका कोई अल्टरनेटिव क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आप कुछ भी कर लें आपकी कोई बात नहीं मानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीफ मिनिस्टर है, 4 करोड़ अवाम का चीफ एग्जेक्टिव है, उनका नुमाइंदा है। क्या बदकिस्मती है कि कोर्ट्स भी इतनी बेबस हो चुकी हैं कि वो एक मुलाकात नहीं करा पाती। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। अदालतों के साथ भी अवाम के साथ भी, और ये खिलवाड़ जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कर रही है, ये बेसिकली जमहूरियत को बजाते खुद कमज़ोर कर रही है और ये को जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे। इससे जो है खुद ब खुद जो है वो अवाम का जब इदारों के ऊपर कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते अपने आर्डर्स को, तो यकीनन एतबार कम होता जाएगा और ये नुकसानदेह है। देखिए होता क्या है कि लोगों का जब यकीन कानून और आइन से हट जाए तो फिर अनारकी आती है, फिर इंतशार आता है। इससे जमहूरियत कमज़ोर होती है, इससे जमहूरियत मजबूत नहीं होती, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इससे आपकी जो हम कहते हैं ना कि मुल्क स्टेबिलिटी हो, वो नहीं होता। लोग समझते हैं कि ये बनाना रिपब्लिक है और उससे क्या होता है कि आपके अंदर, जैसे मैंने कहा कि जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा और रोजगार नहीं मिलेगा तो आपका नौजवान क्या करेगा। ठीक है न्याय साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी से मुतालिका एक और सवाल है कि आपकी लीडरशिप ने फिर कोई प्लान बी तो रखा होगा और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका प्लान बी एहतजाज ही होता है, उसका भी खैर कोई नहीं नज़र आता फल आप लोगों को। तो क्या आप इंतजामात देखने के लिए, क्योंकि सूबा तो चलाना है, क्या कोई छोटी काबीना बनाएंगे, कोई मुख्तसर काबीना से काम चलाएंगे? क्योंकि वो ये शर्त भी आपकी फेवर में नहीं है। देखिए अब चीफ मिनिस्टर कहा है कि जब तक मेरी अपने लीडर के साथ मुलाकात थी मैं अपनी काबीना नहीं बना, क्योंकि मैं अपनी काबीना को मशावरत के साथ बनाना चाहता, ताकि हम पहले भी हम जो इक़दाम करते रहे उनको थोड़ा सा और हैमर करेंगे। थोड़े से और कई इक़दाम ऐसे हैं जो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहता है, तो यकीनन उसके लिए वो काबीना भी जो है उस टाइप की चाह रहा है। तो आप खुद अंदाजा करें कि अगर एक चीफ मिनिस्टर अपने लीडर से मिल लेगा, उसका विजन आ जाएगा, उससे ज्यादा बेहतरी आ जाएगी, दहशतगर्दी के खिलाफ आपकी जो जंग है उसमें मुस्बित तजावीज़ आ जाएंगी, उसमें आपके लिए जो इंटरनल जो मामलात है वो उलझेंगे। लेकिन यादी साहब बजट के मामले में भी तो इवेंचुअली बजट पास हो ही गया था, उससे भी तो मुशावरत नहीं हो सकी आप और उसमें आपकी पार्टी के अंदर मुखालिफत भी थी, तो फिर काबीना भी बन जानी चाहिए।
उसके लिए बिल्कुल है, लेकिन फर्स्ट प्लान यही है कि मुलाकात बहुत ही ज़रूरी है। और अगर मुलाकात नहीं हुई तो फिर आप कितना वेट करेंगे? उसके लिए फिर पॉलिटिकल कमेटी बैठ के सोचेगी कि लीडर्स, हम जो लीडरशिप है वो बैठेगी, वो फिर फैसला करेंगे कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए। एहतजाज के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए एहतजाज, या आप एहतजाज कर सकते हैं या आप झुक सकते हैं। आप लोग झुकना भी नहीं चाहते तो फिर आप लोग पॉलिटिकली खुद अप्रोच क्यों नहीं कर लेते गवर्नमेंट से बातचीत करने के लिए? आपका कोई मसला तो हल हो, इसमें बड़कपन है, छोटी बात तो नहीं है। बतूल प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की थी, चाहे वो फॉर्म 47 का था, तब भी हमने अच्छे जेस्चर का चीफ मिनिस्टर ने जो है वो के साथ बातचीत की और उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मेरी लीडर के साथ मुलाकात करा दें। तो उन्होंने आगे से कहा जी मैं पूछ के बताऊंगा। हमने तो ये करके भी देख लिया है, फिर अदालतों में जाके भी देख लिया है। अब अवाम के जो नुमाइंदे हैं उन्हें इस तरीके के साथ आप रोडों पे चलाएंगे तो इससे मैंने पहले कि आप मुल्क की, कौम की क्या खिदमत कर रहे हैं? खिदमत तो यही है कि आप इदारों के फैसलों को मानते, अदालतों के फैसलों को मानते, अदालतें इतनी बेबस ना होती और उससे आप एक मुल्क बात क्या हो जाता, मुझे ये बता, एक अच्छा जेस्चर जाता आपके लिए। लोगों के जज्बात जो अब ज्यादा तेज है उनमें थोड़ी सी नरमी आती, आप अपने लिए बेहतर पैदा करते ना। हम तो देखे फेस कर रहे हैं, केसेस भी फेस कर रहे हैं, अदालतें भी फेस कर रहे हैं, हर महाज पे हमें जो लेकिन ऐसा मेरा आपके सामने पॉइंट ये है कि जितना एतबार इमरान खान का वोटर उन पे करता है और बड़ा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो इमरान खान कहते हैं वो कर लेते हैं। तो अगर इमरान खान कहेंगे कि वो नून लीग के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और उनके पास लॉजिक है तो आपका वोटर भी मानेगा, आपकी पार्टी के लोग भी मानेंगे। तो व्हाई नॉट डू दैट? क्योंकि इससे आपका वोटर आपसे दूर नहीं होगा। अगर आप ये सोचना कि आपका नैरेटिव टूटेगा, नैरेटिव नहीं टूटेगा। बतूल देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि खान साहब के साथ जब मुलाकात होगी बहुत सारी चीजें सुलझ जाएंगी। ये हमारा ईमान है, उससे बेहतरी आएगी, उससे अच्छा माहौल पैदा होगा, सियासी डेवलपमेंट आएगी। तो फिर मैं मरवत साहब का एक बयान आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि शायद इमरान खान ये भी कहें कि आप लेस एग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार करें। मरवत साहब ने कहा है कि गुज़िश्ता साल नवंबर के शुरू में मुज़ाकरात शुरू हुए थे, 25 नवंबर तक मामला तय पा गए थे, फिर 26 नवंबर हो गया और प्रॉबेबली उससे पहले इमरान खान का एक वीडियो पैगाम भी आ सकता था जिसमें ये कहा जाना था कि आप डी चौक की तरफ ना आए, लेकिन फिर ये पैगाम ही रिकॉर्ड नहीं हो सका, बात आगे नहीं बढ़ सकी और फिर मामला रुक गए। तो ये जो आपने बात कही, पहले तो बताइएगा कि ये क्या दुरुस्त है जो मरवत साहब ने कहा है, और दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि मुलाकात तो होने दें, तो क्या आप मुलाकात से ये एक्सपेक्ट करें कि जब मुलाकात होगी तो इमरान खान ये कह सकते हैं कि लेट्स नॉट फाइट एनी मोर? बतूल पहली बात तो ये है कि जो किसी ने ये बात की है उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि उस वक्त मैं बीमार था और हालत बीमारी में मैं पॉलिटिकली इतना एक्टिव नहीं था, तो मैं इस बारे में नहीं ज़्यादा जानता कि ये कितना रिलायबल है या इस पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है इस बयान के ऊपर। तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, फिर इस सवाल का जवाब दे दें कि आपको क्या जी। अच्छा, दूसरा देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या इमरान खान, उन्होंने कभी भी अपने दरवाजे मुज़ाकरात के बंद नहीं किए, हमेशा डिच कराया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं कराया गया। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि आप वर्किंग डेज खत्म होने का वेट नहीं करते, फिर गवर्नमेंट की तरफ से तो पीटीआई ने डिच करवाया। आप देख लें, वो मुलाकात नहीं करा सके। जब वो मुलाकात ही नहीं करा सके तो हमने कहाँ से बैक ऑफ किया। वो कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि पहले हमसे मुलाकात कर लें, फिर आपकी लीडर से भी मुलाकात हो जाएगी। तो न्याजी साहब ये वाला रास्ता इख्तियार कर लें, ये पॉसिबिलिटी तो है, ये पॉलिटिकल ऑप्शन है आपके पास। देखिए, वो तो देखिए गुफ्तन नशिस्तन और बर्खास्तन ही अगर करनी है, हम तो कहते हैं कि अगर वो हमसे मुलाकात करें लेकिन उनके हाथ में कुछ सॉलिड रीजनेबल तजावीज़ भी हो और फैसले का इख्तियार भी हो। हमने तो कभी इससे पीछे बैक ऑफ नहीं किया। अच्छा, क्या आप लोग ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को बनी गाला या जमान पार्क मुंतकिल करने
के हवाले से कोई दरख्वास्त दें, आपको ये चाहिए? क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स हैं कि शायद उनको कहीं दूर दराज की जेल में डाल दिया जाए जहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना हो, जैसे अडयाला के बाहर होती है। ये जुल्म होगा कि अगर किसी दूर दराज इलाके में या आइसोलेशन में रखेंगे। ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, आईन पाकिस्तान और बुनियादी हकूक के खिलाफ है। दूसरा जो NRO है, NRO अगर लेना होता है इमरान खान ने तो वो कब का ले चुका होता। वो तो समझता है कि मुझे कानून और आइन के दायरे में जो भी जजा मिले, मुझे जितना भी डील किया जाए वो कानून के दायरे में मैं अपनी प्रोसीडिंग जारी रखूंगा अदालतों के थ्रू। मुझे इंसाफ चाहिए। रोका जा सकता। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।